हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट की हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। ठीक है, मैं इस सीरीज़ में ये पढ़ाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है हर लाइन एनसीईआरटी की। मैं चैप्टर के हर लाइन को ना कवर करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी बताऊंगी साथ में। ठीक है, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास अगर बुक है तो अपने बुक से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जैसे उसके कुछ टॉपिक्स हैं: द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे, 7 टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड द बेबी पेरेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये भी जानते हैं कि वो क्या है, बेबी पेरेंट्स है, मीन्स वो बच्चा पैदा करते हैं, मीन्स अपने जैसे ना बच्चे को, यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, हम पहले बता देना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमन में 7 होते हैं। जैसे कि पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से क्या लग रहा है, गैमेटो मीन्स यहाँ पे गैमिट और जेनेसिस कभी भी किसी वर्ड के साथ हो तो इसका मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे गैमिट की फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होगा कि यहाँ पे जब मेल अपना गैमिट या स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एजुकेट करेगा। ठीक है। फिर होगा तीसरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो साथ में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट आएगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा, अब यूट्रस में क्या करेगा, एम्ब्रियो के फॉर्म में वो एम्बेडेड हो जाएगा। हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। फिर होगा जेस्टेशन पीरियड की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है। फिर होगा पार्चुरेशन, जब डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, बेबी की डिलीवरी होगी, तो उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। और जो लास्ट इवेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्थ के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The reproductive event in human included the formation of gamete, that is gametogenesis, sperm in the male and ovum in female. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इंसेमिनेशन कहते हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, हम इसे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। एंड द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फीमेल और मेल गैमेट का क्या हो जाए, दोनों का सिंगैमी हो जाए या फ्यूजन हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है, जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलो बाय द फॉलोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूट्रिन वॉल, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। जाइगोट का क्या होगा, क्लीवेज होगा। जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाएगा तो वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, वो जाके यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो वॉल है अंदर वाली इंट्रोमेट्रियम वॉल, वहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाएगी, ताकि पूरी तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसे हम जेस्टेशन कहते हैं। 9 महीने तक पेट में बच्चा रहता है तो उसका क्या होता है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है, हार्ट बनता है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सब कुछ बनते हैं, तो वो जेस्टेशन पीरियड होता है। एंड द डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन। ठीक है, सबसे जो लास्ट है वो क्या है, बेबी का डिलीवरी हो जाएगा 9 मंथ बाद, वो क्या, उसे पार्चुरेशन कहते हैं। इसके बाद का भी एक इवेंट होता है, उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन में क्या होता है, मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे जो इवेंट्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद होते हैं, मीन्स 12 से 13 साल में। There are remarkable difference between the reproductive event in male and female. For example, sperm formation continue even in the old man, but formation of the ovum ceases in the woman around the age of the 50th year. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में। ठीक है, जो मेल में जो स्पर्म बन रहा है ना, वो पूरे मतलब ओल्ड एज तक भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ तो किसी एक एज पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। कि अगर प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस होना, मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन होना, वो तब तक बनेगा जब तक वो इंसान बूढ़ा भी हो जाए, उसके बाद भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि स्पर्म नहीं बनेगा। लेकिन फीमेल में क्या है कि ओवम ना प्यूबर्टी से बनना स्टार्ट होगा, मेच्योर होगा ओवम प्यूबर्टी से, लेकिन 50 साल तक जाते जाते, 45 से 50 साल तक जाते जाते ना, फीमेल का ये जो स्टेज है, मीन्स ओव्यूलेशन है, ये सब क्या हो, स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सिर्फ इनमें जो फीमेल में और मेल में क्या देखने को मिलता है कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी मेल में वो पूरे लाइफ टाइम होगी, मीन्स ओल्ड भी हो जाएगा मेल तब भी उसमें फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो फीमेल है उसका जब 50 एज तक आ जाएगा, मीन्स 45 to 50 एज तक वहाँ पे क्या होगा, ओवम बनना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पहले जान जाइए ये जो ऊपर वाला रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, पैक्टोरियल। जो हमारे थाइक से ये कमर के नीचे वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे है, वो पेल्विस रीजन पे है। ठीक है, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या देखने को मिलता है कि 1 पेयर टेस्टिस मीन्स 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट जितने हैं, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस, ये प्रेजेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस है ना मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, वो कौन सी एरिया में प्रेजेंट है, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। ठीक, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है टेस्टिस, क्यों बॉडी के बाहर स्क्रोटम प्रेजेंट है, इसलिए ना जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है स्क्रोटम क्या करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, कम कर देता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ये नॉर्मल है पूरे बॉडी का होगा, लेकिन जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा ना वो 2 से 2.5 माइनस कर देंगे, मीन्स अप्रॉक्स 35 से लेके 34.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कम क्यों ज़रूरी है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके, वो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे नहीं हो पाता। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। ठीक, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 centimeter and the width of about 2 से 3 centimeter। एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी के बाद लड़का एडल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो टेस्टिस की साइज होती है ना और उसका शेप कैसा होता है, जो शेप है वो ओवल शेप है। ठीक है, लेकिन जो उसकी साइज है, लेंथ है, लेंथ जो है 4 to 5 सेंटीमीटर है। ओवल शेप हो गया, जो लेंथ हो गया ये हो गया 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, ये हो गया 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस है ना उसके ऊपर बहुत डेंस कवरिंग है, मीन्स बहुत सारे ना कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे वहाँ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, ईच हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, हर टेस्टिस के पास, मीन्स 2 टेस्टिस हैं, मीन्स पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है तो 2, हर टेस्टिस के पास क्या है 250 कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट है। इसे हम इस एक कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, 250 जो कंपार्टमेंट एक टेस्टिस से बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और दोनों टेस्टिस का मिला के कितने कंपार्टमेंट है, 500 कंपार्टमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे इस कंपार्टमेंट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच द स्पर्म आर प्रोड्यूस। जो हर एक लॉब्यूल है ना, ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना, हर एक लॉब्यूल में क्या होता है, उसमें 1 से 3, 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, लॉब्यूल का मतलब क्या है, जैसे कंपार्टमेंट, इस टाइप का कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं चैम्बर, इस तरीके से एक टेस्टिस में कितने प्रेजेंट है, 250, इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब हर एक लॉब्यूल में 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक, हाईली क्वाइल्ड, क्वाइल्ड का मतलब है कि एक दूसरे से उलझा हुआ। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है 1 से 3। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, और इसी में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो आप जान जाइए कि कैसे होता है। ये मान लीजिए टेस्टिस है, उसमें 201 टेस्टिस की बात कर रही हूँ, उसमें 250 क्या है, कंपार्टमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। और हर कंपार्टमेंट से में 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो पूरी तरीके से उलझा होता है, और उसी में क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आगे चलते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाई द 2 टाइप ऑफ द सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सर्टोली सेल। ये कहना चाह रहा है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना उसके अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है। पहला जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल,
नाम से लग रहा है जर्म, जर्म से आता है ना दिमाग में, ये क्या है, सेक्स सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो मेल जर्म सेल है ना, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और दूसरा जो सेल है उसका नाम है सर्टोली सेल। अब इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे आगे। The male germ cell undergo meiotic division and finally leading to the sperm formation, while the Sertoli cell provide the nutrition to the germ cell। ठीक है, ये दोनों ही सेल, मेल जर्म सेल हो गया चाहे स्पर्मेटोगोनिया या सर्टोली सेल, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मेल जर्म सेल क्या करता है, आगे चल के मियोसिस करता है, मीन्स माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। जब स्पर्म बन जाता है तो जो सर्टोली सेल प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन दोनों का फंक्शन यही है कि मेल जर्म सेल क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है ये सेल। और जो सर्टोली सेल है जब स्पर्म बन जाता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। The region outside the seminiferous tubule is called interstitious space containing small blood vessel and the interstitious cell or the leading cell। ठीक है, अब तक हमने देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल पाई जाती है, मेल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल। लेकिन अब इसके बाहर जो है, बाहर का जो स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस है, कंपार्टमेंट में क्या है, एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, उसमें सिर्फ क्या है, 1 से 3 क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। बाकी एरिया तो क्या होगी, खाली होगी ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उस एरिया में कुछ ब्लड वेसल देखने को मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे, और वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं। इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल है, क्योंकि ये खाली जगह पे पाई जा रही हैं। ठीक है, तो उस सेल का नाम है लेडिंग सेल। हम इंटरस्टिशियल सेल को बोलते हैं ब्लीडिंग सेल। अब लेडिंग सेल के बारे में बात करेंगे। लेडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन। जो लेडिंग सेल है ये प्रेजेंट है इंटरस्टिलियस स्पेस पे, मीन्स कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर जो स्पेस है ना, इसके बाहर प्रेजेंट है। और ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है, सिक्रीट करती है, मीन्स बनाती भी है और सिक्रीट भी करती है, मीन्स रिलीज भी करती है। और क्या रिलीज करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। हम इसे बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पेट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। और उस स्पेस में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे और भी सारे सेल प्रेजेंट है जो इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है क्या, द मेल एसेसरी डक्ट। अब हम मेल के एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि मेल का जो कैसे कहाँ प्रेजेंट है टेस्टिस, उसके बारे में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेल के एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं। द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूडेड रेटी टेस्टिस, वासा इन्फ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस एंड वॉट डिफरेंस। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला क्या है, रेटी टेस्टिस, फिर है वासा इन्फ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, ठीक है, फिर चौथा है वॉस डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इन्फ्रेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस। ठीक है, क्या होगा, स्पर्म बन गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, अब स्पर्म को आगे भी तो जाना है, ये डक्ट क्या करेंगे, स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। ठीक है, तभी तो इसी पास से होके वो बाहर एजुकेलेट होगा, बाहर निकलेगा। स्पर्म बन गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो उसके लिए ये रास्ता है। क्या होगा, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये किससे जुड़ रहा है, वासा इन्फ्रेंशिया से जुड़ रहा है। किसके थ्रू, ये रेटी टेस्टिस से। मीन्स ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये क्या है, रेटी टेस्टिस है, और क्या है, ये वासा इन्फ्रेंशिया है। ठीक, द वासा इन्फ्रेंशिया लीव द टेस्टिस। अब ये वासा इन्फ्रेंशिया क्या है, टेस्टिस को छोड़ के अब जा रहा है। एंड ओपन इनटू इपिडिडाइमिस। अब वासा इन्फ्रेंशिया किसमें ओपन होगा, इपिडिडाइमिस में। ये इतना जो था ना, ये टेस्टिस के अंदर की कहानी थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और रेटी टेस्टिस। अब वासा इन्फ्रेंशिया क्या होगा, टेस्टिस के ऊपर की कहानी होगी। ठीक, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो इपिडिडाइमिस है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस पे ये एंटेरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर। तो जो ये इपिडिडाइमिस है ये पोस्टीरियर पार्ट पे है। यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटी टेस्टिस भी इसी में होगा, फिर यहाँ पे वासा इन्फ्रेंशिया होगा। वासा इन्फ्रेंशिया वाली जो डक्ट होगी इस तरीके से जाएगी और फिर कहाँ पहुँचेगी, जो पोस्टीरियर पार्ट है टेस्टिस का, वहाँ। ठीक, आगे चलते हैं। द एपिडिडाइमिस लेडेड टू वॉश डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब एपिडिडाइमिस किस में जाके खुलेगा, ये होगा वॉश डिफरेंस में। अब एपिडिडाइमिस जा रहा है वॉश डिफरेंस के साथ, जो असेंड कर रहा है मीन्स एब्डोमेन की तरफ। असेंड का मतलब होता है बढ़ना। अब कहाँ जा रहा है, यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ से रेटी टेस्टिस हुआ, वासा इन्फ्रेंशिया निकला। अब यहाँ पे एपिडिडाइमिस हुआ। अब यहाँ एपिडिडाइमिस क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, इस अब कहाँ जा रहा है, एब्डोमेन की तरफ जा रहा है। एब्डोमेन की तरफ जा रहा है मतलब कि ये कहानी बस इतनी स्क्रोटम की थी, लेकिन अब ये कहानी अब कहाँ, स्टोमच के पास, मतलब एब्डोमेन वाले पार्ट में आ रही है।
ठीक है। तो ये एब्डोमेन में जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से ही गुजरता हुआ जाएगा। ठीक है। और ये रिसीव करेगा, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिफेरस वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज ए रेटिकुलेटरी डक्ट। ठीक है। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये वहाँ पे जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर के बाद उसको फिर एक डक्ट मिलेगा सीमानल वेसिकल। ये सीमानल वेसिकल के एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है। फिर ये ओपन होगा यूरेथ्रा में, कैसे ओपन होगा, एजाकुलेटरी डक्ट से। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। कौन सा डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो डक्ट है ना, ये स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, कहाँ से, टेस्टिस से बाहर की तरफ, मीन्स यूरेथ्रा से बाहर कर देगा। ठीक है। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इस एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रस मिलेटस। ठीक है। जो यूरेथ्रा है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ये ओरिजिनेटेड है यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। ठीक है। तो जो यूरेथ्रा ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर से, लेकिन ये फिर आगे एक्सटेंड होते हैं कहाँ, पेनिस से, ताकि ये बाहर इसको क्या करे, बाहर पास आउट हो जाए। और वो जो ओपनिंग है एक्सटर्नल, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिलेटस। अब हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम पहले देखिए, यहाँ पे हो गया क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखिए कंपार्टमेंट है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये कंपार्टमेंट है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट मीन्स 250 कंपार्टमेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे हाईली, यहाँ पे लिखा गया ना टेस्टिकुलर लोब्यूल, मीन्स ये कंपार्टमेंट ये बताए गए हैं। ठीक है। और ये कितने होंगे, 250 होंगे, और हर कंपार्टमेंट में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, जो क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। ठीक है। वहाँ पे स्पर्म को बना भी रहा है और उसको न्यूट्रिशन भी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे सर्टोली सेल भी है। ठीक है। अब क्या होगा, अब स्पर्म पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि वो अब आगे जाने के लिए मैच्योर हो चुका है। तो अब उसको क्या करेंगे, रेटी टेस्टिस, ये जो रेटी टेस्टिस है, ये देखिए छोटे छोटे मतलब टेस्टिस के ही पार्ट है, इसे हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस। ये टेस्टिस में है इसीलिए बोलेंगे रेटी। ये छोटे छोटे क्या है, डक्ट्स हैं टेस्टिस के अंदर, इसे हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस से पास होगा। फिर ये देखिए ये जो डक्ट निकल रहा है इस लंबे लंबे, आप इसको देखिए, इसको बोलेंगे वासा इन्फ्रेंशिया। ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, वासा इन्फ्रेंशिया से जाएगा, फिर एक और था जिसको बोल रहे थे इपिडिडाइमिस। अब ये इपिडिडाइमिस यहाँ पे है, इस तरीके से इपिडिडाइमिस इस तरीके से पास होता होता इस तरीके से अब जाएगा, अब कहाँ पे जाएगा, वॉस डिफरेंस की तरफ। ठीक है। यहाँ पे देखिए रेटी टेस्टिस और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर है। ठीक है। और वासा इन्फ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ दिया, मीन्स टेस्टिस के बाहर इसका डक्ट है। फिर इसके बाद ये कहाँ लेके जाएगा, एपिडिडाइमिस, जो कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है। जो ये पीछे वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, तभी इस तरीके से इसको कट करके दिखाया गया है। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। फिर इसके बाद ये जो एपिडिडाइमिस है, ये धीरे धीरे कहाँ पे खुलेंगे, वॉस डिफरेंस पे। अब वॉस डिफरेंस कहाँ जाएगा, ये देखिए ये जो पार्ट है, अब ये देखिए ये जो पार्ट है ये यूरिनरी ब्लैडर का है। अब इसके ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर को मतलब लपेटता हुआ आगे जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ये देखिए सीमानल वेसिकल है, जो कि हम बोल सकते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड है। फिर ये प्रोस्टेट है और बल्बोयूथ्रा ग्लैंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉपरस ग्लैंड। ठीक है। यहाँ से इस तरीके से जाएगा, कहाँ खुलेगा, सीमानल वेसिकल से। सीमानल वेसिकल से इसको क्या मिलेगा, एक डक्ट मिलेगा जिसका नाम है एजाकुलेटरी डक्ट मिलेगा। यहाँ पे वो डक्ट दिखाया है कि नहीं, शायद यहाँ पे नहीं है वो डक्ट। इस तरीके से इसके अंदर एक इजैकुलेटरी डक्ट रहेगा, ताकि फिर यहाँ से क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक है। ये यूरेथ्रा वाला पासेज है, क्योंकि मेल में क्या होता है, यूरिन भी और उनका जो स्पर्म है दोनों का एक ही पासेज होता है। ठीक है। यूरेथ्रा से ही दोनों पास करते हैं। ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, कि यूरिन भी पास हो रहा है और उनका जो गैमिट है स्पर्म भी पास हो रहा है। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और जो बाहर है ना, पेनिस के ऊपर क्या होंगी, यहाँ पे एक स्किन होगी लूज, इसे हम बोलेंगे फोर स्किन बोलेंगे। और जो आगे का जो पार्ट है ये डिप, इसको बोलेंगे हम ग्लांस पेनिस। ठीक। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बहुत क्लियरली दिया है, ये है स्क्रोटम। ठीक है। ये बाहर देखिए इस तरीके से बॉडी है। ठीक है। और बॉडी के क्या है, बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उसे मेंटेन करना है 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है। ये है स्क्रोटम और ये है टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट वगैरह नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छे से यहाँ पे इसका ट्रांसेक्शन कर दिया गया था, ताकि हम इसको अच्छे से फील कर सके जितने भी डक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमको डायरेक्टली सब कुछ बताया है। ठीक है। ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस से क्या निकल रहा है, वासा डिफरेंशिया। यहाँ पे रेटी टेस्टिस नहीं बताया, वासा इन्फ्रेंशिया नहीं बताया, इपिडिडाइमिस नहीं बताया। अब सीधे क्या दिखा रहा है, वॉस डिफरेंस। इस देखिए वॉस डिफरेंस कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, ये सीमाइनल वेसिकल है, ये देखिए। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। यहाँ पे यूरिन देखिए स्टोर है ये सब।
यहाँ से आया इस तरीके से, और यहाँ पे कहाँ उसको डक्ट मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से आया, और यहाँ पे एक डक्ट मिल रहा है, इसको यहाँ पे मिल रहा है सेमाइनल वेसिकल के पास, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड के पास उसे एक डक्ट मिल रहा है, किसको, वास डिफरेंस को। ये जो डक्ट है, ये डक्ट जो होगा इसे हम बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। यही डक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर से भी पास होगा, और ये दोनों ही कॉमन पासेस हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक डक्ट कहाँ से आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है, स्पर्म लेके आ रहा है। दूसरा डक्ट कहाँ से निकल रहा है, दूसरा डक्ट निकल रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, फिर दोनों ही एक आके मिल जा रहे हैं, मीन्स एक बन जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एजैकुलेटरी डक्ट। और ये देखिए यूरेथ्रा के थ्रू इसका पासेस हो जाएगा, और जो आगे की ये पार्ट है इसे हम ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, और जो स्किन है फोर स्किन है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक चीज़ को और डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना, ये सेमाइनल वेसिकल है, मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये देखिए यूरेटर से यहाँ पे क्या आ रहा है, डक्ट आ रहा है, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यहाँ पे यूरिन स्टोरेज होगा, और यहाँ इसके लिए डक्ट जो है सेमाइनल वेसिकल से डक्ट जो निकल के आ रहा है, इसमें स्पर्म आ रहा है। और आगे चल के जो सेमाइनल वेसिकल का डक्ट है और यूरिनरी ब्लैडर का जो डक्ट है, आगे चल के एक हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसी में है क्या, इससे यूरिन भी पास होगा और इसी से स्पर्म भी पास होगा आगे। ठीक है, यूरेथ्रा से होगी इस तरीके से। ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉपरस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। और ये जो पीछे है ना, ये एक जो दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये जो तीनों सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों क्या है, एसेसरी ग्लैंड है। अब आगे चलते हैं, आगे है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो पेनिस है मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया मीन्स बाहर निकला हुआ। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इनमें स्पेशल टिश्यू पाई जाती है पेनिस में, ताकि ये क्या हो सके, इरेक्ट हो सके। ठीक है, और फैसिलिटेट कर सके इंसेमिनेशन। जब कॉपुलेशन हो रहा है, जब सेक्सुअल ड्राइव हो रहा है, उस समय क्या हो कि जो मेल के जो पेनिस है उसमें क्या होता है, स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, वो इरेक्ट हो सके, और ताकि इंसेमिनेशन प्रोसेस हो सके, मतलब गैमेट का ट्रांसफर हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, जो इनलार्ज एंड है पेनिस को, इसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, इसे फोर स्किन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो इनलार्ज पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और इस पे जो लूज यहाँ पे स्किन है, इसे हम फोर स्किन कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूडेड। अब मेन के एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे मेल के। अब तक हमने देखा डक्ट देखा, अब हम इंपॉर्टेंट जो मेल के बहुत ज़रूरी ग्लैंड है, अब उसके बारे में देखेंगे। इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, इनमें क्या है, एक पेयर सेमाइनल वेसिकल है। ये पेयर बहुत याद करना ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सेमाइनल वेसिकल मेल के टेस्टिस में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पेयर में पूछ लिया तो 1 पेयर। ठीक है, प्रोस्टेट के लिए कुछ नहीं लिखा, मतलब कि टेस्टिस में प्रोस्टेट केवल 1 ही पाए जाते हैं। ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम कॉपरस ग्लैंड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड मीन्स किसका, ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। मतलब ये तीनों ही जो एसेसरी ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन निकालते हैं, मीन्स इनमें कुछ सिक्रीशन होता है, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपरस ग्लैंड कह सकते हैं, ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए सिक्रीशन होना किसका ज़्यादा ज़रूरी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। तभी यहाँ पे देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ये पेनिस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, मीन्स ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एकदम पेनिस के पास वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ताकि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आगे ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये वाला जो इस तरीके का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये है मिस सेमाइनल वेसिकल के अंदर का है, सेमाइनल वेसिकल के अंदर का है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पर्मेटोगोनिया, ये मेल जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। इसने माइटोसिस किया, फिर मियोसिस करके स्पर्म बना दिया। ये देखिए स्पर्मेटो जो हुआ है। ठीक है, अभी देखिए कहीं कहीं जो स्पर्म है ये क्या इम्बेडेड है, मीन्स इनका जो हेड है ना किसी सेल में धसा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सर्टोली सेल क्यों है, क्योंकि स्पर्म तो बन गया स्पर्मेटोगोनिया से, अब उनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन भी कहाँ से ले रहे हैं, सर्टोली सेल से ले रहे हैं। और जो ये रेड रेड है ना, ये रेड रेड है, ये बाहर की मीन्स आउटर स्पेस है, हम बोल सकते हैं इंटरस्टेशियस स्पेस। यहाँ पे इंटरस्टेशियस सेल पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल बोलते हैं। और ये सिंथेसिस करती है, सिक्रेट करती हैं मेल के टेस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, ये देखिए बाहर वाला पार्ट है।
आगे चलते हैं, आगे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल खत्म किया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं। The female reproductive system consists of a pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाला पेक्टोरल रीजन है और नीचे वाला पार्ट पेल्विक है। तो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है। उसमें क्या क्या होता है, वन पेयर ओवरी मीन्स ओवरी दो पाई जाएंगी, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, यूट्रस पाया जाएगा, सर्विक्स पाया जाएगा, वजाइना पाया जाएगा और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो पाए जाएंगे। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ठीक है, कौन से सिस्टम की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल की, इसके साथ अगर वन पेयर क्या जाए, मेमरी ग्लैंड पा जाए, दोनों ही क्या हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड में साथ साथ काम करें, फंक्शनली भी करें और स्ट्रक्चरली भी करें। तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन होगा, फिर मेल का क्या होगा, गैमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी हुआ तो बच्चा जो बनेगा उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर कुछ टाइम बाद उसका बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद चाइल्ड का केयर करना पड़ेगा, मतलब कि लैक्टेशन करना पड़ेगा, तो मेमरी ग्लैंड से ही लैक्टेशन होगा। ओव्यूलेशन के लिए भी क्या है, ओवरी से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन भी क्या होता है, ओवरी से ही ओवम निकलते हैं, ठीक। और जो फर्टिलाइजेशन है वो भी कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, इस वाले पार्ट में। प्रेगनेंसी भी कहाँ होगा, यूट्रस में ही होगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, बर्थ हो जाएगा। और चाइल्ड केयर के लिए मेमरी ग्लैंड है। तो मतलब ये जब सारी चीज़ें एक साथ सिस्टम में काम करेंगी तो ये सारे इतने सारे प्रोसेस को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। Ovaries are the primary female sex organ that produces the female gamete ovum and the several steroid hormone ovarian hormone। जो ओवरी है ना, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवरी के दो काम है, पहला क्या है, ओवम को रिलीज करना मीन्स फीमेल गैमेट रिलीज करना, दूसरा क्या है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन मीन्स सेक्स हार्मोन निकालना। लेकिन ये क्या है, पहला इसका जो मुख्य काम है फीमेल ओवरी का वो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन मीन्स ये पहले क्या करेगी, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए लिखा कि जो ओवरी है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है कि पहले इसका काम क्या है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या पहले प्रोड्यूस करे, गैमेट प्रोड्यूस करे फीमेल। तो पहले क्या करेगी, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी ओवम, उसके साथ साथ उसके अंदर से क्या निकलेगा, कुछ एस्ट्रोराइड हार्मोन्स निकलेंगे जिसको हम ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। जो ओवरी है ना, ये कोई स्क्रोटम या कहीं बाहर बॉडी के नहीं होती, जो हमारा एब्डोमेन है ना, नीचे वाला पार्ट थोरैक्स हो गया ये, और जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर साइड। एक साइड इधर ओवरी प्रेजेंट है, दूसरी इधर है, ठीक है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 से लेके 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय लिगामेंट। ईच ओवरी, हर एक ओवरी की जो साइज है ना वो 2 से लेके 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है, यहाँ इसका ब्रेथ नहीं दिया, यहाँ पे इसकी लेंथ दी गई है 2 से लेके 4 सेंटीमीटर। ये कनेक्टेड है पेल्विक वॉल, जो पीछे की वॉल है पेल्विक वॉल सपोर्ट के लिए, पेल्विक वॉल और यूट्रस किससे कनेक्टेड है, लिगामेंट से कनेक्टेड है। जो वॉल है पीछे की, लोअर एब्डोमेन की वॉल जो है पेल्विक वॉल, उससे यूट्रस और दोनों ओवरी जो प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किससे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट से। लिगामेंट काम कर रहा है ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये फेविकोल है, ठीक। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई अ थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। हर एक ओवरी के पास क्या होता है, मीन्स हर ओवरी किससे कवर्ड हुई, थिन इपिथेलियम। जैसे हमारी ये लेयर है ना स्किन की, इसके ऊपर भी क्या इपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो दोनों ओवरी हमारी किससे कवर हुई हैं, ये कवर हुई हैं थिन पतली सी इपिथेलियम लेयर से, ठीक है, जो इंक्लोजेस कर रहा है, जो अंदर की जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक, कैविटी है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो हमारा स्ट्रोमा है ओवरी का, बाहर क्या है, लेयर है किसकी, एपिथेलियम की, ठीक है, या बोल सकते हैं एपिथेलियम टिश्यू, ठीक, इसकी लेयर है। अंदर क्या है, ये है ओवरी का स्ट्रोमा, हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, मिस कैविटी है, जगह है जो बाहर की साइड रहेगी, जो बाहर की साइड डिवाइडेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल मीन्स बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर है अंदर है वो क्या है, मेडुला है, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ओवरी, ये दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये देखिए पीछे की कुछ वॉल है, ये कुछ जुड़ा हुआ है, और ये बीच में क्या है, यूट्रस है। ये देखिए वॉल,
ये जो पीछे ये वॉल दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा कि ओवरी और यूट्रस इस वॉल से जुड़े हैं। तो किससे जुड़े हैं? लिगामेंट से जुड़े हुए हैं ताकि सपोर्ट रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। जैसे हमने मेल में एसेसरी डक्ट पढ़े थे, जैसे कि रेटी टेस्टिस था, वॉसा इन्फ्रेंशिया था, इपिडिडाइमिस था और वॉस डिफरेंस था। ऐसे फीमेल में भी क्या है? रिप्रोडक्टिव डक्ट है, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है। जैसे कि क्या है? पहला फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, ठीक है, दूसरा यूट्रस है, तीसरा वजाइना है। अब स्ट्रक्चर में क्लियर होगा। ये जो है ओविडक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या है? यूट्रस है, ये डक्ट है, ठीक है, और तीसरा कौन है? वजाइना है। तो ये तीनों क्या है? एसेसरी डक्ट है फीमेल में। लोग इसको भूल जाते हैं याद करना, तो मैं पहले से बता देना चाहती हूँ कि डायग्राम को देखकर ही याद करिए, तभी आपके दिमाग में वो फिट रहेगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये याद करिए कि ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और क्या होगा? यूट्रस हो गया, और तीसरा हो गया वजाइना। ये तीनों ही क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट है। नेक्स्ट है, each oviduct is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to uterus। ठीक है, हर एक फेलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट की साइज भी दी गई है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट जितनी भी दी गई है, चाहे टेस्टिस की साइज की यूनिट हो, ओवरी की हो या ओविडक्ट की, सब सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो जो साइज है ना इनकी 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? जो पेरीफेरी है, मीन्स एकदम किनारे से स्टार्ट होके कहाँ जा रही हैं? ये जा रही है यूट्रस के साइड जा रही हैं। तो यही पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देख कर ही पढ़िए, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, इसे इन्फंडुबुलम कहते हैं। पहले तो देख लीजिए, 3 पार्ट होते हैं ओविडक्ट के, फैलोपियन ट्यूब के। पहला इन्फंडुबुलम है, दूसरा एम्पुला है, तीसरा स्थिमस है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सबसे पहला पार्ट क्या है? इन्फंडुबुलम है, दूसरा पार्ट है एम्पुला, और तीसरा पार्ट जो है स्थमस है। ठीक है, ये तीनों पार्ट हैं, यहाँ से स्टार्ट करना, इधर से नहीं स्टार्ट करना। ये लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो पार्ट क्लोजर है ओवरी की, ओवरी के पास कौन सा पार्ट क्लोजर है? ये वाला, ये ओवरी है दोनों साइड, तो ये वाला पार्ट क्लोजर है। तो ये इसका जो शेप है फनल जैसा है, फनल लाइक, इस तरीके से हम इस तरीके से बोल सकते हैं, फनल लाइक है। मीन्स आगे क्या है? ऐसे होगा, फनल लाइक शेप होगा इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या है? थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, वाइड है, इसके बाद और ऐसे होता होता फिर इसके बाद पतला हो जाएगा। मीन्स ये जो फैलोपियन ट्यूब है आगे जाके मतलब नैरो हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आगे का जो स्ट्रक्चर इन्फंडुबुलम, ये कैसा? फनल शेप है। एंड द एज ऑफ द इन्फंडुबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। जो एज है इन्फंडुबुलम का, जो एज का मतलब किनारा है, जो इन्फंडुबुलम का किनारा है, आपको देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रही है। जैसे लग रहा है ना हमारे हाथों की उंगलियां है ना, ये क्या है? जो प्रोजेक्शन है ये फिंगर लाइक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी का काम क्या है? विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर इवोल्यूशन। जब ओवरी से ओवोल्यूशन के समय क्या होगा? सेकेंड्यूसाइड या फिर ओवम रिलीज होगा, तो उसको क्या करेगी? फिम्बरी कैच कर लेगी, ठीक है, उसको पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि तभी तो उसका शेप क्या है? फिंगर लाइक है, ताकि वो क्या करे? ओवोल्यूशन के टाइम जो रिलीज हो रहा है सेकेंड्यूसाइड या ओवम, उसको क्या करे? इजिली कैच कर ले। ठीक है, ताकि फिर ये क्या करे? ओविडक्ट के पास से उसको आगे की तरफ उसको पहुंचाने लगे, ट्रांसपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो आगे की तरफ जाएगा इन्फंडुबुलम, फिर एम्पुलर रीजन में जाएगा, फिर एम्पुलर रीजन से स्थमस में, इस तरीके से क्या होगा? पासेस होगा किसका? ओवम का। द इन्फंडुबुलम लेड टू द वाइडर। अब आगे देखते हैं, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज स्थमस एंड नैरो ल्यूमेन एंड इट ज्वाइन टू द यूट्रस। ठीक है, ये देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ? फिम्बरी से ओवम आया, ठीक है, ये कैच कर लिया इसने। इसके बाद कहाँ लेके जाएगा? इन्फेंडुबुलम, जो कि फनल शेप का है। ठीक है, इसके बाद जो वाइड सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो है एम्पुला। एम्पुला इस सबसे ज़्यादा चौड़ा या वाइड इसलिए होता है ना, क्योंकि एम्पुला वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से क्या होता है? ओवम आएगा यहाँ पे, और इधर से स्पर्म एंट्री करके यहाँ पहुँचेंगे। अगर दोनों एक साथ पहुँचते तभी फर्टिलाइजेशन होता, वो भी एक स्पेसिफिक जगह है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला। इसके अलावा स्पर्म यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे ओवम भी आ गया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होगा हमेशा एम्पुला रीजन ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, इसके बाद एम्पुला कहाँ पे लेके जाएगा? एक नैरो, एकदम पतली सी, हम बोल सकते हैं पतली सी गली है, पतला सा एकदम डक्ट वाला पार्ट है ये स्थमस। और कहाँ लेके जाके खोल रहा है? ये ओपन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है यूट्रस में। ठीक है, अब यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। ठीक है, यूट्रस क्या है? हमको देखने में सिंगल ही मिला,
एक ही यूट्रस प्रेजेंट है, ओवरी तो दो है लेकिन यूट्रस तो एक ही प्रेजेंट है ना। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर, आप शेप बताया है। हम यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, वोम है, वोम भी कह सकते हैं। और लेकिन जो इसका शेप है ना, इन्वर्टेड पियर है। हम बोल सकते हैं नाशपाती, एक फ्रूट है पियर, उसका उसका शेप इस तरीके से होता है, उसका जो शेप होता है ना इस तरीके से, कुछ ऐसे पहले पतला रहेगा फिर नीचे इस तरीके से चौड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो यूट्रस है ना उसका क्या है, इन्वर्टेड शेप है, मीन्स उल्टा है पियर के जैसा, ठीक है। पियर तो इस तरीके से था कि ऊपर क्या है, मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है लेकिन नीचे क्या है, वाइड है। अब इसका अपोजिट कर देते हैं, इसका अपोजिट इस तरीके से करेंगे, ये देखिए ये अपोजिट है। पहले हम क्या बना रहे हैं, कम वाइड है, ऊपर ज़्यादा वाइड है, ठीक है। ये ज़्यादा खराब स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए ये वाला कम वाइड है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वाइड है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड, ये इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड पियर जैसा है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड पियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, और यहाँ पे जो आगे जो ये डक्ट है देखिए, जैसे सर्विक्स हो गया, सर्वाइकल कैनाल हो गया और वजाइना, इस तरीके से, ठीक है। इन्वर्टेड शेप होता है पियर जैसा यूट्रस का। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि ओवरी और यूट्रस दोनों ही पेल्विक वॉल से किससे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। जो यूट्रस है, ये यूट्रस कहाँ खुल रहा है, वजाइना वाले पार्ट में, कि नैरो सर्विक्स, बीच वाला पार्ट क्या है, ये नैरो सर्विक्स है, ठीक है, इसके थ्रू खुल रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ को फिगर से ही रिलेट करके पढ़ें, तभी आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, इसका सर्वाइकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल क्या होता है, मीन्स बच्चे का जन्म किस कैनाल से होता है, बर्थ कैनाल ये है कि जो सर्विक्स है ना, ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, जो उसका जो कैनाल है, जो उसका ये एरिया है, ठीक है, ये और वजाइना ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल हो गया और वजाइना हो गया, ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। इसी से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ द टिश्यू, जो वॉल है यूट्रस की वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड द इनर गैंड्रल लेयर इज ए इंडोमेट्रियम दैट लाइनिंग द यूट्रीन कैविटी, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि 3 तो लेयर हमें दिखा दिया है, ये देखिए 3 पार्ट है। ये यूट्रस का क्या है, 3 वॉल है। जो सबसे बाहर का है थिन है, एक्सटर्नल पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम, पेरीमेट्रियम, देखिए पतला है और सबसे बाहर का पार्ट है। बीच में जो है देखने को लग रहा है बहुत थिक है, ये देखिए इधर से देखिए थिकनेस ज़्यादा लग रही है ना, तो ये क्या है, मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम क्या है, स्मूथ मसल की बनी हुई है, इनवॉलेंट्री है ये, ठीक है। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना हमारे चाहने से नहीं होगा, ठीक है, इनवॉलेंट्री है ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये स्मूथ मसल है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये क्या होती हैं, थिक होती हैं, ठीक। और लास्ट जो है सबसे अंदर वाली जो वॉल है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है सबसे इनर लेयर है, मीन्स इनर वॉल है किसकी, यूट्रस की, और ये यूट्रीन कैविटी को क्या करती है, कवर करती हैं, ठीक है। ये देखिए इनकी वॉल में एक खास बात क्या है कि ग्लैंडुलर है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है, ये इस तरीके से क्यों है, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक changes during the menstruation cycle while the myometrium exhibit a strong contraction during the delivery of the baby, ठीक है। अब दोनों वॉल के बारे में बताते हैं कि जो मायोमेट्रियम ये थिक क्यों है, ये स्मूथ मसल की क्यों बनी है, इसलिए बनी है, थिक है, क्योंकि जब डिलीवरी होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वॉल्स इस तरीके से, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि जो है बच्चा बाहर आ सके, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू आ सके। इसीलिए जो मायोमेट्रियम की वॉल होती है थिक होती है और स्मूथ मसल की बनी होती है, ठीक है। और इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है, ग्लैंडुलर क्यों होती है, मीन्स जैसे ग्लैंडुलर है मीन्स कुछ सिक्रीट करती हुई, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये जो इनर वॉल है ना इंडोमेट्रियम की, यूट्रस की, यही जाके ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। यही इंडोमेट्रियम की वॉल में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन भी कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम की वॉल में होता है यूट्रस की, इसीलिए क्या है, ग्लैंडुलर है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम अनफर्टिलाइज्ड है, तो क्या होगा, यही इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ा था, वो सिर्फ पेनिस होता है। फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो 5 है, ठीक है।
पहला है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा है लाइबिया मेजोरा, फिर तीसरा है लाइबिया माइनोरा, फिर है चौथा हाइमेन, फिर फिफ्थ है क्लॉटिस। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। मॉन्स प्यूबिस इज a cusion of the fat tissue covered by a thin and pubis hair। जो मॉन्स प्यूबिस है ना, ये बाहर के लेयर है। ठीक है, मिस बाहर जो है फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, सबसे ऊपरी वाला लेयर है। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे फैट है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। इस स्किन में जो स्किन है बाहर की ना, इस पे बहुत सारे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, हेयर का ग्रोथ हुआ है, प्यूबिस हेयर ग्रोथ हुआ है। ठीक है, The labia majora are the fleshy fold of the tissue which extended down from the mons pubis and surrounding the vaginal opening। ठीक है, जो लाइबिया माइजोरा है ये फ्लैशी है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें भी फैट टिश्यू है लेकिन कम प्रेजेंट है। और ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस से निकलते हुए, मान लीजिए इस तरीके से ही ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ पे खूब फैट भरा हुआ है, मीन्स फैटी टिश्यू है। ऊपर क्या है, यहाँ पे हेयर ग्रो हुआ है। ठीक है, जिसे प्यूबिस हेयर कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फ्लैशी फोल्ड निकलेगा। ठीक है, जो कहाँ से निकल रहा है, मॉन्स प्यूबिस से। और किसको कवर कर रहा है, जो वर्जाइनल की ओपनिंग है उसको। ठीक है, इसके आगे फिर दिया गया है लाइबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर द लाइबिया माइजोरा। जो लाइबिया माइजोरा था उसके अंदर क्या है, एक पेयर और उसी तरीके से फोल्ड आएगा इस तरीके से, और वो भी क्या होगा, उसके अंदर होगा लाइबिया माइजोरा के। ठीक है, ये उसी के अंदर पाया जाएगा और ये वन पेयर होगा। ठीक है, ये इनमें भी क्या होंगे, फैट टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे बट लेस प्रेजेंट होंगे। सबसे ज़्यादा जो है फैट कहाँ प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिस में प्रेजेंट है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर पार्शली बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो ओपनिंग है वजाइना की ना, वो पार्शली है। मीन्स पार्शली का मतलब है कि ये वजाइना की ओपनिंग है तो आधा क्या है, कवर है, आधा ओपन है। ठीक है, इसे हम हाइमेन कहते हैं। The glottis is a teeny finger-like structure which lie at the upper junction between the labia, two labia minora above the urethral opening। जो glottis है ये finger-like structure, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, फिंगर के जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो जंक्शन है, कहाँ, अपर जंक्शन किसका, दो लाइबिया माइनोरा के ऊपर का जो जंक्शन है यहाँ पे इस तरीके से क्लॉटिस, ये मतलब ये वाले स्ट्रक्चर से क्या है, अलग है। ठीक है, ऊपर क्या होगा, मॉन्स प्यूबिक होगा, ये पूरा जो स्किन होगा ये इसमें क्या होंगे, फैट होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, मॉन्स प्यूबिक होगा, इस पे यहाँ पे हेयर भी ग्रो करेंगे और यहाँ पे फैटी टिश्यू है। फिर एक ऐसे फ्लैशी आएगा, इस तरीके से फ्लैशी फोल्ड आएगा, ये क्या है, लाइबिया माइजोरा होगा। उसके अंदर क्या होगा, एक और पेयर का फोल्ड आएगा, उसे हम लाइबिया माइनोरा कहेंगे। ठीक है, ये जो आगे की जो ओपनिंग है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, जो वर्जाइनल ओपनिंग है वो पार्शली क्या है, कवर्ड है और पार्शली खुला हुआ है। मीन्स आधा कवर है, आधा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर है, आधा ओपन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइमेन बोलेंगे। और जो आगे जो लाइबिया माइनोरा के जो पेयर हैं उनके जो जंक्शन के ऊपर क्या एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम क्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स। जो मतलब जो हाइमेन होती है ना, ये कब टूटता है, माना जाता है कि ये टूटता है पहले इंटरकोर्स के टाइम, ठीक, कॉपुलेशन के टाइम। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जॉट इनर्सन ऑफ द वजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक द हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके अलावा भी और जगह भी टूट सकता है, जैसे कि सडन फॉल हो जाए, मीन्स चोट लग जाए अचानक से, या फिर वर्जाइनल टैम्पॉन यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कुछ स्पोर्ट, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब से भी क्या होता है, हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कुछ औरतों में क्या होता है, हाइमेन ना प्रेजेंट रहता है, मीन्स टूटता ही नहीं है, वो जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, मीन्स वो हाइमेन की ब्रेक ही नहीं होती है आफ्टर क्वाइटस, मीन्स इंटरकोर्स करने के बाद भी। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इससे ये नहीं डिफाइंड हो सकता है कि फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं। ठीक है, वो वर्जिनिटी है या नहीं। ठीक है, जो पहला है प्यूबिस, जो मॉन्स प्यूबिस है उस तरीके से रहेगा। एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, जो मॉन्स प्यूबिस है सबसे बाहर वाली लेयर होगा। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, ये फैटी टिश्यू से बना हुआ है। यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारे हेयर होंगे, प्यूबिक हेयर होंगे। फिर क्या होगा, इसी से निकला हुआ एक फोल्ड आएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइबिया माइजोरा। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ है मॉन्स प्यूबिस से। फिर इसके अंदर एक पेयर और ऐसे फ्लैशी देखने को मिलेगा, इसे हम बोलेंगे लाइबिया माइनोरा। फिर जो हाइमेन है ना, ये वर्जाइनल ओपनिंग है, उसका क्या है, ये हाइमेन वाला पार्ट है, मीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पार्शली ओपन है, पार्शली क्लोज्ड है। ठीक है, ये हाइमेन है। और
जो लाइविया माइनोरा है अंदर, उसके ऊपर से क्या है, एक क्लॉटिस है, मिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ प्रेजेंट है, जो लाइविया माइनोरा के जंक्शन है जहाँ पे मिल रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये पांचों जो पार्ट है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। आगे चलते हैं, आगे दिया है मेमरी ग्लैंड, जो फीमेल की मेमरी ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। द फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल द फीमेल मैमल, ठीक है। मेमरी ग्लैंड तो सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शनल किस में है, किससे में फंक्शन है, किस में उसका काम हो रहा है मेमरी ग्लैंड का, वो सारी जितनी भी फीमेल होती है मैमल्स के, सब में क्या होता है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। द मेमरी ग्लैंड आर द पेयर स्ट्रक्चर ब्रिज दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये भी पेयर होते हैं, मीन्स दो पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या है खास बात, इनमें भी क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब है कि कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, और उसके साथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। जो फैट होगा वेरिएबल अमाउंट का होगा, कोई फिक्स नहीं होगा। The glandular tissue of each the breast divided into 15 to 20 mammary lobe containing cluster of the cell called alveoli। जो मेमोरी में ग्लैंडुलर टिश्यू है ना हर एक ब्रेस्ट का, उसमें क्या होते हैं, वो डिवाइड होकर 15 से 20 मेमोरी लोब्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं या एल्वुलस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ढेर सारे क्लस्टर हैं, मतलब गुच्छे हैं इस सेल के, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क बनता है और स्टोर भी होता है, सिक्रीट भी होता है और स्टोर भी होता है। यहाँ पे The cell of alveoli secrete milk and which is stored in the cavity of lumen of alveoli, ठीक है। alveoli में ही क्या होता है, मिल्क सिक्रीट भी होता है और स्टोर भी होता है उसके ल्यूमन में, उसकी जो कैविटी alveoli की वहाँ पे। आगे चलते हैं। द alveoli ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल, जो alveoli है वो कहाँ पे ओपन होता है, मेमरी ट्यूब्यूल में, ठीक है। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट, जो हर एक लोब में 15 से कितने हैं, 20, एक ब्रेस्ट में कितने हैं, 15 से लेकर 20 मेमरी लोब हैं। अब उन लोब से क्या होगा, ढेर सारे क्या निकलेंगे, हमको ट्यूब्यूल निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से एल्वेलाई से क्या होंगे, ट्यूब्यूल निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्वेलाई भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से ढेर सारे ट्यूब्यूल निकल के क्या बनाएंगे, मेमरी डक्ट बनाएंगे, ठीक है। सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइड मेमरी एम्पुला, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फिर एम्पुला देखने को मिला, जैसे कि हमने ओविडक्ट में देखा था कि सेकंड पार्ट था ओविडक्ट का, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला। अब यहाँ पे भी हम एम्पुला ही देख रहे हैं, ठीक है। कि सेवरल मेमरी डक्ट जो है वो ज्वाइन करते फॉर्म करते हैं वाइड मेमरी एम्पुला, ठीक है। ढेर सारे डक्ट, इधर से भी डक्ट है, इधर से डक्ट है, सब क्या करते हैं, अब एक डक्ट बना देंगे, बड़ा सा चौड़ा सा डक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमरी एम्पुला, विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये जो मेमरी एम्पुला है ये किससे कनेक्टेड है, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मिल्क इज सक्ड आउट। जो लेक्टिफेरस डक्ट है इसी से क्या होता है, मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में मैं इसको समझा रही हूँ। ये देखिए ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पीछे क्या है, रिब, ठीक है, रिब केज का पार्ट है, रिब्स है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में भी क्या मसल्स पाई जाती है, मसल्स बिटवीन रिब्स, ठीक। ये पेक्टोरल वाला पार्ट है, मीन्स जो ऊपर का पार्ट होता है ये पेक्टोरिस है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स यहाँ पे पाई जाती है, ये मसल्स है, ये पेक्टोरल वाला रीजन है, ठीक। इस तरीके से ये ब्रेस्ट है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ फैट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फैट जो है वेरिएबल अमाउंट में, लेकिन ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये ग्लैंडुलर वाला पार्ट है, ग्लैंडुलर टिश्यू है ये, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पहले क्या होंगे, मेमरी लोब्स बनेंगे, ये देखिए ये मेमरी लोब्स है। इसके बाद क्या होंगे, मेमरी एल्वुलाई, ये छोटे छोटे देखने को जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मेमरी एल्वुलाई है, क्लस्टर है, गुच्छे भरे हुए हैं, और इसी में क्या होते हैं, मिल्क सिक्रीट होते हैं और स्टोर होते हैं इनके ल्यूमन में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से डक्ट निकल के जाएगा, चल के क्या बनाएंगे, मेमरी ट्यूब्यूल बनाएंगे, ठीक है। ये मेमरी डक्ट जो है आगे यहाँ से जो निकलेंगे वो क्या बनाएंगे, लोब बनाएंगे, मेमरी लोब, फिर इसके बाद मेमरी ट्यूब्यूल बनाएंगे। फिर इस तरीके से ढेर सारे ट्यूब्यूल, ये देखिए ये ट्यूब्यूल हो गए, यहाँ से आ रहा है ये ट्यूब्यूल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आके एक जगह ही क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, इतने सारे ट्यूब्यूल यहाँ पे ज्वाइन हो रहे, फिर ये ज्वाइन हो रहा है, एक वाइड सा डक्ट बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेमरी एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे जितने एम्पुला हैं ये आगे चल के फिर एक डक्ट से जुड़ जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट, जिससे क्या होता है, मिल्क सक्ड आउट हो जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको, ये वेरिएबल अमाउंट के क्या है, फैट है, ठीक है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए मेमरी लोब्स, यहाँ पे मेमरी लोब्स प्रेजेंट है इस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एल्वुलाई, एल्वुलाई प्रेजेंट है जिसमें क्या है, मिल्क है, मिल्क प्रेजेंट है। फिर आगे क्या बनेगा, मेमरी ट्यूब्यूल बनेगा, ट्यूब्यूल बना, ट्यूब्यूल से क्या होगा, मिल्क आगे की तरफ जाएगा। फिर ढेर सारे ट्यूब्यूल आगे चल के क्या बनाएंगे, मिस ट्यूब्यूल आगे चल के क्या बनाएंगे, मेमरी डक्ट बनाएंगे। ये देखिए मेमरी के डक्ट हो गए यहाँ पे। फिर मेमरी डक्ट अपने में ज्वाइन होके 3-4 मेमरी डक्ट हो रहे हैं, एक में ज्वाइन होके एक वाइड
वाइड क्या बनाएंगे, एक वाइड डक्ट जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला। ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, मेमोरी एम्पुला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ये ढेर सारे मेमोरी एम्पुला आगे चल के क्या बनाएंगे, एक लेक्टिफेरस डक्ट होगा जिससे मिल्क आउट हो जाएगा। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक देती हूँ, एट दल, ठीक है, एट दल, ए फॉर एल्वुलाई, फिर टी फॉर ट्यूब्यूल, डी फॉर डक्ट, ठीक है, ए फॉर एम्पुला, एल फॉर लेक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है। याद करने के लिए एट दल या फिर एट दाल, कुछ भी याद कर लीजिए आपको जो अच्छा लगे। एट दल, ए फॉर क्या हो गया, एल्वुलाई हो गया, ठीक है। मेमोरी लोब से कहाँ पे आ रहे हैं, एल्वुलाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ही मिल्क क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है और स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, एल्वुलाई में। फिर कहाँ पे जाएंगे, ट्यूब्यूल में जाएंगे, ढेर सारे ट्यूब्यूल थोड़ा सा क्या बनाएंगे, फिर आगे चल के डक्ट बना देंगे, मेमोरी डक्ट, ठीक है। और ढेर सारे मेमोरी डक्ट एक जगह ज्वाइन होंगी और क्या बना देंगे, एक वाइड डक्ट जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला। और ढेर सारे मेमोरी एम्पुला आगे चल के क्या बनाएंगे, एजुकुलेटरी डक्ट, जिससे क्या होगा, मिल्क सक आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करें। और आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।